Hello students, good morning everyone. Chapter Ray Optics and Optical Instrument, lecture number 13 for class 12th. तो बहुत से बच्चों की एक कॉमन प्रॉब्लम आई है जो आपकी एस.एल. अरोड़ा बुक में एग्जाम्पल नंबर 43 है, वो समझ में नहीं आया। तो आइए पहले मैं उसी को कर लेता हूँ बोर्ड पे। तो देखिए थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि उसमें क्या समझ में नहीं आया होगा। उसमें एक केस बनता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, शायद वही आपको कम समझ में आ पाया होगा, क्योंकि अभी आपने वर्चुअल ऑब्जेक्ट का शायद ये पहला केस देखा है ना। पहले अगर लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ लेते तो वहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट आ चुका होता, तो आपको ऐसी दिक्कत आती नहीं। चलो फिर भी मैं पहले ये करता हूँ, अब जो मैं करूँगा वो आपको मानना पड़ेगा। प्रूव मैं कहाँ करके दिखाऊंगा इसको, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है ना। देखो मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि टीचर पे भरोसा कब करना चाहिए, जब हमारे समझ में आ जाए और हम करके देखें तो आंसर सही बने। तो मान लो टीचर ने सही किया, अदरवाइज़ केवल ये मान के चलिए कि हो सकता है टीचर सही करवा रहा है, करके देखेंगे तब पता चलेगा। तो इसीलिए मैं पहले ही कह रहा हूँ कि जो करके देखने वाला सिस्टम है वो लेंस मेकर्स फॉर्मूला में मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ वो आपको मानना पड़ेगा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। क्लियर है। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है ए सनशाइन recorder globe of 30 centimeter diameter is made of glass of refractive index 1.5। तो सबसे पहले तो हम ये बना लेते हैं। अपने पास ये कह रहा है कि ग्लोब है, तो आपको पता है वो स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे तो दिखा नहीं सकता कि स्फीयर बना दूँ बोर्ड पे। मैं तो क्या बना सकता हूँ, उसका एक व्यू बना सकता हूँ कि सामने से देखता हूँ तो ऐसा नज़र आता है। तो मेरे को तो वो कैसा दिखेगा, यहाँ पे 2 डायमेंशन में तो सर्कल ही बनेगी। क्या नहीं बन पाएगी आपकी, क्या नहीं बन पाएगी, स्फीयर नहीं बन पाएगा। तो ये आपके पास ग्लोब है, ठीक है। इसका डायामीटर गिवन है 30 सेंटीमीटर। क्या गिवन है इसका, यहाँ से और यहाँ तक ये जो है ये गिवन है 30 सेंटीमीटर। इट मीन्स अगर ये सेंटर मान लूँ, अब ये देखिए 2 सरफेसेस बनेंगे, ये बनेगा फर्स्ट रिफ्रैक्शंस और ये बनेगा सेकंड रिफ्रैक्टिव सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस किधर होगा, इधर। सेकंड के लिए किधर होगा, इधर, ठीक है। तो फर्स्ट सरफेस का अगर मैं जैसे इस तरह से हमने किया था, हमने जो आर्टिकल्स किए वो कुछ इस तरह से किए हैं, ऐसे किए हैं। तो आप मान लीजिए कि यही केस है और वो यहाँ तक आपका करना है। उसके बाद का जो पार्ट है वो बाद में देखेंगे। आप यही मानिए कि अपने पास ये सरफेस है और इसके बाद ये कैसा हो गया, ऐसा हो गया। ये है ही नहीं, पीछे वाला सेकंड सरफेस है ही नहीं, केवल क्या है, फर्स्ट सरफेस है। ये हम मान के चल रहे हैं। तो मान लिया इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका गिवन है अंदर का μ2 और विच इज इक्वल टू 1.5। और सन कहाँ है, एयर में, तो वहाँ का क्या लेना पड़ेगा, 1, ठीक है। उसके बाद अब 2 सरफेस हैं, तो ये आप क्या लेते थे, प्रिंसिपल पोल लेते थे ना। तो ये पहले सरफेस का पोल P1 रहेगा, क्या रहेगा, P1, और दूसरे का क्या रहेगा, P2। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे माइंड का यूज करना पड़ेगा, जो कंसिडरेशंस रहेंगी वो। उसके बाद ये क्या कह रहा है, देखिए, ए रे एंटर्स द ग्लोब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फाइंड द पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर वेयर रे क्रॉस द एक्सिस। चलिए अब देखिए, एक सरफेस अगर होता तो ये कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट टू प्रिंसिपल एक्सिस डाले। अगर आपका एक सरफेस होता तो मैं यहाँ पे पहले क्या डालता, पहले मैं क्या डालता भाई, ये इसका क्या है, सेंटर, ये इसका क्या है, सेंटर। तो मैं यहाँ पे क्या डालता, नॉर्मल डालता ना,
ये मेरे पास नॉर्मल रे होगी, ये मेरे पास क्या होगी है नॉर्मल रे। ध्यान से समझना भाई, ये मेरे पास नॉर्मल रे होगी। रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। मैं भूल गया कि आगे यहाँ पे सेकंड सरफेस भी है। अगर ऐसा नहीं होता, यानी केवल एक सरफेस होता, तो क्या होता, दिस रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये रे क्या होती, नॉर्मल की तरफ है, हल्की सी बैंड होती, बिल्कुल नॉर्मल सी बैंड होगी। ऐसा नहीं है कि हम जैसे डायग्राम्स में करते वैसा हो जाता, बिल्कुल नॉर्मल सी बैंड हुई। अब देखिए यहाँ पे वैसे तो आ गया सेकंड सरफेस, ठीक है, लेकिन मैंने तो ये कहा है कि हमारे लिए कंसीडर कर लें कि सेकंड सरफेस है ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में तो है। तो इसलिए जो एक्चुअल में है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। रे को तो मैं करूँगा आर पार, एज इट इज लेके जाऊँगा, लेकिन इसको डॉटेड कर देता हूँ क्योंकि ये मेरी इमेजिनेशन है। ये मेरी क्या है, इमेजिनेशन है। तो यहाँ पे बन गई इसकी इमेज। सपोज ये इमेज बनी, इसको मैंने नाम दे दिया I1। फर्स्ट टाइम जो इमेज बनी है इसको मैंने नाम दे दिया I1। अब इस पे मैं एरो नहीं लगा सकता क्योंकि ये मेरी इमेजिनेशन है, ना कि रे यहाँ पे गई है। यहाँ पे मेरे को वर्चुअल इमेज नजर आएगी। अब बात करते हैं डिस्टेंसेस की। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। अपने पास गिवन हो गया μ1 इज इक्वल टू 1, अपने पास गिवन हो गया μ2 इज इक्वल टू 1.5। ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट मीन्स ऑब्जेक्ट कहीं पे इन्फिनिटी पे होगा, तो u इज इक्वल टू कहाँ है, कहाँ से मेजर करते डिस्टेंस, यहाँ से। किस डायरेक्शन में मेजर करोगे, इधर। और साइन कन्वेंशन क्या कहता है, डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव एंड द डिस्टेंसेस इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। ये भी शायद किसी बच्चे की प्रॉब्लम आई थी, साइन कन्वेंशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो ये रे इधर जा रही है, हम डिस्टेंस मेजर करते कहाँ से, P1, तो इसकी डायरेक्शन में मेजर करेंगे, यानी इधर मेजर किए जाने वाले, यानी इस पोल से इस साइड वाले डिस्टेंस पॉजिटिव, इस साइड वाले नेगेटिव। ये कहता है साइन कन्वेंशन। तो u इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी। क्लियर। उसके बाद v पता नहीं, v पता नहीं, लेकिन ये तो है, v है कहाँ, यहाँ है, यही तो है v, यही तो है v। चलिए, या इसको भी v1 नाम दे लूँ, चलो इसको भी मैं v1 नाम दे लेता हूँ क्योंकि वर्चुअल है इसलिए ना, एक्चुअल में जो बनेगी उसको v नाम दे देंगे। इसके अलावा और कुछ चाहिए क्या। अब कहाँ से कहाँ हो रहा है, आपका जो रिफ्रैक्शन है वो कहाँ से कहाँ हुआ, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन में u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। शायद तो सारी चीज़ें, r भी है, r भी है, r किस साइड में है, r किस साइड में रहेगा, इसका इस साइड में रहेगा। बताइए पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो 30 का हाफ कर दोगे तो ये जो डिस्टेंस आपके पास ये कितना आ जाएगा, 15। अब इंसिडेंट रे इधर और मैं जो डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ वो भी इसी डायरेक्शन में कर रहा हूँ, तो ये क्या आएगा, प्लस 15 सेंटीमीटर। ये गिवन है, गिवन है, क्या गिवन है, 30 सेंटीमीटर। ये कितना है, 30 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ किया मैंने, आर आ गया। नाउ पुट ऑल दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में वैल्यू रखोगे तो क्या आ गया, 1.5 अपॉन, है ना, 1.5 अपॉन v, v तो निकालना है, और यहाँ पे v की जगह पे क्या है, v1 माइनस μ1 दैट इज 1 अपॉन u कितना 15 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1.5 माइनस 1 अपॉन r कितना है 15। एक मिनट, ये u है, u कितना है इन्फिनिटी, ये मैंने गलत लिख दिया, माइनस ऑफ इन्फिनिटी, और ये है आपका 15। इसका तो फंडा खत्म, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, बस क्वेश्चन ये है अपने पास क्वेश्चन ये है, तो उसको घुमा के नीचे ले आते हैं और इसको घुमा के ऊपर ले जाते हैं। तो ये क्या बन गया 0.5 अपॉन 15। तो क्या कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, v1 इज इक्वल टू, या इसको इधर लेके आओगे तो 15 ऊपर चला जाएगा, 15 इंटू 1.5 अपॉन 0.5, ये आ जाएगा नीचे, और ये आ गया आपके पास v1 की वैल्यू। सोल्व करके और इसको लिख दोगे तो क्या आ जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, और ये आ गया 3 और ये आ गया 45 सेंटीमीटर।
कितना आ गया 45 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना हो गया 45 सेंटीमीटर। कितना हो गया 45 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये बात समझ में आई। चलिए इसको हटा देता हूँ, अब मैं इस पोर्शन को हटा देता हूँ। शायद इतना सभी के समझ में आ गया होगा, इतना सभी के जो नहीं समझने आने वाली बात है वो अब शुरू होगी। ये आ गया आपका 45 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए लेकिन एक्चुअल में तो हुआ ये है कि ये जो रे है ना, ये यहाँ पे दोबारा रिफ्रैक्ट हुई है। ये रे है यहाँ पे दोबारा रिफ्रैक्ट हुई है। अब देखो, अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये रे आई कहाँ से, आ तो इधर से रही है, आ तो इधर से रही है। मैं क्या करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। ये मेरे पास केस बनेगा। मेरे को नहीं पता ये रे कहाँ से आ रही, मेरे को तो बिल्कुल सीधी आती हुई नजर आई। अब बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लोगे, बन गई ना कहानी गड़बड़। अरे बताओ, कहानी बिल्कुल ऐसी होगी कि अब पता नहीं ऑब्जेक्ट तो कहाँ है, रे आ ही रही है, ऑब्जेक्ट तो पता नहीं कहाँ है। लेकिन अगर आप एक चीज़ कंसीडर करो कि ये यहाँ टकरा रही है, यहाँ पे क्या बन रही है, वर्चुअल इमेज। इमेजिनेशन कीजिए कि शायद जैसे एक प्लेन मिरर था और उस प्लेन मिरर में किसी की इमेज बन रही थी, पता नहीं ऑब्जेक्ट कहाँ था, उस इमेज को मैंने यूज कर लिया एज ए ऑब्जेक्ट। क्या यूज कर लिया, एज ए ऑब्जेक्ट। तो ये डिस्टेंस मेरे को चाहिए, ये डिस्टेंस मेरे को चाहिए, ये डिस्टेंस मेरे को चाहिए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट 10th क्लास में भी आपको बताया था, इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल देन यू इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो यू की वैल्यू पॉजिटिव, अगर आपका रियल ऑब्जेक्ट है तो यू की वैल्यू नेगेटिव। तो आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये डिस्टेंस चाहिए। ये कंप्लीट कितना था, यहाँ से यहाँ तक का, ये P1 था यहाँ, तो यहाँ तक का कितना था 30, ये टोटल कितना है 45, तो ये कितना बच गया 15, ये कितना बच गया 15। u इज इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव है। और ये किसके बराबर है, ये u, चलो हाँ ये तो नहीं कह सकते, v1 तो नहीं कह सकते क्योंकि पोल बदल गया। चलिए ठीक है, तो u आपके पास कितना आ गया प्लस 15 सेंटीमीटर। अब देखिए साइन कन्वेंशन रियल जो आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से नहीं किया जाता, वो इंसिडेंट रे से किया जाता है। साइन कन्वेंशन किसके हिसाब से यूज किए जाते हैं, इंसिडेंट रे के हिसाब से। तो ये आपके पास इंसिडेंट रे आई इधर से। अब मेरे को ये पता करना है कि ये है डेंसर मीडियम, ये है रेरर। तो डेंसर से रेरर जाएगी तो ये बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी या बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। इट मीन्स यहाँ पे फिर दोबारा नॉर्मल चाहिए, तो इस सेंटर से फिर दोबारा क्या डाल लीजिए, इधर भी आप एक नॉर्मल डाल लीजिए। ये क्या है N2, वो उसको नाम N1 दे लेंगे जो इधर नॉर्मल डाला था, ये N2 हो गया। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हेन रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये बैंड होगी नॉर्मल से अवे। और यहाँ पे बन गई रियल इमेज, यहाँ पे क्या बन गई आपकी रियल इमेज। क्लियर, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपका क्या हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए केवल और केवल हमें ये नहीं पता था कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा था, लेकिन ये पता था प्रिंसिपल एक्सिस के किस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, तो यह करता हुआ नजर आ रहा है, केवल नजर आ रहा था करता हुआ, उसको मैंने मान लिया वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जिससे यू पता चल गया। बाकी सारे साइन कन्वेंशन इस इंसिडेंट रे, क्योंकि इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे ये है, इसके हिसाब से यूज करने हैं। तो बताइए मेरे को आर की वैल्यू क्या रहेगी, इधर इंसिडेंट रे और इधर आर, दैट इज माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं μ1 की, तो आपको पता है μ1 तो आपका 1 है ही और μ2 आपका वो 1.5 है ही। निकालना क्या है, v निकालना है। यूज फॉर्मूला कहाँ से कहाँ, डेंसर टू रेरर, डेंसर टू रेरर मीन्स μ1 अपॉन में v माइनस μ2 अपॉन में u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में r। ये फॉर्मूला यूज कीजिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।
ठीक है, वैसे प्रॉब्लम रहने वाली है नहीं किसी भी बच्चे की, क्योंकि अभी लेंस मेकर फॉर्मूला करेंगे उसमें ऐसे केस से ही उसका प्रूफ होगा, उसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपको लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके लिए शायद ना तो 10th क्लास में कोई ऐसा क्वेश्चन आया था अब तक ऑप्टिक्स में, यानी जो उसमें चैप्टर था ना लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, और ना अब तक 12th में आया था। ये पहला आपका क्वेश्चन है जिसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस बना है, इसलिए आपके लिए नया था, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन आगे ऐसे ऐसे बहुत से आते जाएंगे, इजीली आपको ये पता चल जाएगा कि क्या करना है और क्यों करना है। क्लियर है? तो वही बात आ गई। अब अगर जिसको न्यूमेरिकल समझ में आ गया वो वीडियो को लाइक कर दे, नहीं आया वो क्या पार्ट नहीं आया या कंप्लीट नहीं आया वो मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे। आगे तब पढ़ना है जब पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद आगे का काम करना है, या मैसेज करें। एक काम ज़रूर करें, ऐसे कोई ना रहे कि ना मैसेज करेंगे ना लाइक करेंगे। लाइक करो या फिर मैसेज करो कि क्या प्रॉब्लम रहेगी, तभी थोड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। मेरे को भी ये लगेगा कि हाँ बच्चे पढ़ने लग गए, हाँ इनको प्रॉब्लम भी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको सोल्व करूँगा, और अगर जितने व्यू उतने ही लाइक आ गए तो मैं सोचूंगा कि भाई समझ में आ गया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पता नहीं है यूट्यूब पे कुछ गड़बड़ है क्या। मैंने परसों चेक किया था, परसों वाले वीडियो में उसी दिन चेक किया था, तब 35 लाइक हो चुके थे, और उसी वीडियो पे कल देखा मैंने 20 लाइक। अरे कोई ऐसा तो नहीं है दोबारा लाइक तो नहीं कर देता है, एक बार करोगे तो लाइक होगा, दोबारा करोगे तो वो आपका लाइक हट जाता है, दोबारा करने से आपका लाइक हट जाता है। कई बच्चे बार बार कर देते हैं ना, एक ही बार करना है, क्योंकि ऐसा तो इसी केस में हो सकता है कि आपने उस दिन तो 35 थे, है ना। एक स्टूडेंट ने लिखा भी था कि मेरा जो लाइक था वो 32 नंबर था, 32 नंबर लाइक था मेरा ना। वैसे आ जाता है, डिटेल आ जाता है मेरे पास कि किस किस बच्चे ने लाइक कर दी, सारी डिटेल आ जाती है। मैं नहीं चाहता कि वो सब कुछ डिस्कस किया जाए, क्योंकि वो तो मर्जी है आपकी, अगर समझ में आया तो करो, अदरवाइज आप मैसेज कर दो। लेकिन एक काम ज़रूर कर दो, ऐसे मत करो कि कुछ भी ना करे, वहाँ पे आपकी मर्जी मत चलाओ, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो पाए। जब आप सोचो कि 100 बच्चे अगर देख रहे हैं और उनमें से लाइक 20 कर रहे हैं और मैसेज 2 कर रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे देखते हैं कि हाँ फिजिक्स का लेक्चर है, चलाया बंद किया, काम खत्म, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आया है एक बच्चे का अनसोल्ड में। आपका क्वेश्चन है अनसोल्ड में क्वेश्चन नंबर 5, अनसोल्ड में क्वेश्चन नंबर 5। अरे ये हो जाएगा या इसमें भी कुछ करना पड़ेगा? शायद तो हो जाना चाहिए। सेंटर से डिस्टेंस पूछा था, निकाल दोगे? हाँ हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आ जाएगा, उसमें 15 ऐड कर देना बस। चलिए देखिए क्वेश्चन है A glass sphere of radius 15 centimeter has a small bubble 6 centimeter from its center. अच्छा जी, the bubble is viewed along a diameter of the sphere from the side on which it lies. How far from the surface will it appear to be इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, बहुत ईजी है ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं। जो आपका जो बबल है उसका साइज हम पॉइंट साइज लेके चलेंगे, क्योंकि अगर बबल का साइज बड़ा ले लिया तो केस बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ पे दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना पड़ेगा, फिर किसका ज़्यादा किसका कम, फिर वो कनकेव बनेगा, कन्वेक्स बनेगा, फिर रेयर टू डेंसर बनेगा या डेंसर टू रेयर बनेगा, बहुत क्रिटिकल केस बन जाएगा। इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मैं बबल को क्या लेके चलूँगा, पॉइंट साइज लेके चलूँगा। तो ये केस है, ये इसका सेंटर है, वो शायद ये गिवन है कि ये आपके पास ये जो डिस्टेंस है, रेडियस जो है वो कितना है 15 सेंटीमीटर। इस सेंटर से 6 सेंटीमीटर दूर, ये टोटल है 15, तो अप्रोक्सीमेटली 6 कहाँ होना चाहिए भाई? हाफ कितना होगा 7.5 यहाँ, तो 6 यहाँ आसपास हो जाना चाहिए। ये है वो बबल, ये है वो बबल। ठीक है, वैसे बबल तो बीच में से खाली होता है, तो ये है वो बबल। ये जो डिस्टेंस है ये कितना हुआ 6 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि जिस साइड में बबल है वहीं से उसी साइड से कहीं से देखा गया, यहाँ से कहीं इसको देखा गया। ठीक है,
तो आपको अब बताना है कि उसकी इमेज कहाँ बनेगी। सपोज आप कहीं यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हो, तो एक रे ऑफ लाइट इससे बिल्कुल सीधी जानी थी इधर। सपोज आप यहाँ कहीं खड़े हो तो आपकी तरफ ऐसे जा रही थी ना। अब देखिए ये क्या जा रही है, डेंसर टू रेरर, ये μ2 और इधर क्या है μ1, डेंसर टू रेरर। व्हेन रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेरर देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल तो चाहिए ना, तो नॉर्मल यहाँ से आएगा, सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ होगा। कहाँ से आएगा नॉर्मल, सेंटर से। बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। डेंसर टू रेरर अगर जाएगा तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कहीं ना कहीं इस साइड में ये रे चलेगी। आप सपोज यहाँ कहीं खड़े थे तो आपको ये इमेज है ये कहाँ दिखेगी, यहाँ पे शायद तो हो गया। अब इसमें कुछ बचा तो है नहीं, आई हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये लो। चलो वो सेंटर को सी ले लेता हूँ और इसको ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। ये मेरे पास डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम में मेरे पास क्या है और क्या नहीं है, क्या है और क्या नहीं है ना। तो डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, तो ये है पोल, इसको पोल मान लीजिए P, है ना। ये लो सरफेस बाकी काम का है ही नहीं, इतना सरफेस है बाकी को दो हटा, इतना सरफेस है बाकी को दो हटा। ये लो भाई साहब ऐसा बन गया, ये लो जी आपके लिए बन गया ऐसा, ठीक है, आपके लिए बन गया ऐसा। करेक्ट किया है क्या, ऐसा कोई केस है? हाँ बिल्कुल किया है, ऐसा केस किया है। क्या, कौन सा है? कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम। क्लियर, वही आर्टिकल है, सब कुछ आपके पास है। ये डिस्टेंस आपको निकालना है, ये आपके पास है 15 - 6 कितना 9 अपोजिट डायरेक्शन में माइनस, सारे माइनस के आएंगे, सारे अपोजिट में है, ठीक है। आर भी नेगेटिव, यू भी नेगेटिव और आंसर में जो भी आएगा वो भी नेगेटिव। अब रे कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेरर। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला डेंसर टू रेरर। क्या है, μ1 अपॉन में v माइनस μ2 अपॉन में u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में r। फॉर्मूला याद कर लो अच्छे तरीके से, फॉर्मूला याद कर लो अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए आपको एक और बताता हूँ, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन r। रह जाएगा याद, वैसे होता है f है। चलिए आप ऐसे याद रखिए, रेरर टू डेंसर, डेंसर टू रेरर वालों को ऐसे याद रखिए, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। अगर रेरर टू डेंसर आया, अगर रेरर टू डेंसर आया तो पहला जो वर्ड है वो μ2 से शुरू होगा। अब बदलते जाओ μ1 μ2 माइनस μ1। क्लियर। अगर आपका डेंसर टू रेरर शुरू हुआ तो पहला है μ1 आएगा, बदलते जाओ μ2 μ1 माइनस μ2, ठीक। ऐसे याद रखना है, पर कैसे भी रख लो, मेरे को नहीं पता, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। फॉर्मूला ये v निकालना है, u माइनस 9 सेंटीमीटर, r माइनस 15 सेंटीमीटर, μ1 1 μ2 1.5। गिलास ही है ना, गिलास ही था, गिलास ही था 1.5 गिलास। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया, कर लोगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक छोटा सा आर्टिकल और कर लेते हैं, अब छोटा सा आर्टिकल और कर लेते हैं, और वो है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। देखिए और भी, मैं ये नहीं कह रहा, और क्वेश्चन नहीं, और भी आए थे काफ़ी बच्चों के, एक के, लेकिन किसी का एक क्वेश्चन अकेले बच्चे का आ गया, ऐसे करके आ गया। तो वो मेरे से पर्सनली एक बार फिर आज मेरे को याद दिला दे, किसी ने क्या पूछा था, मैं उनका प्रॉब्लम वहाँ पे सोल्व कर दूँगा। वीडियो में नहीं डाल सकता क्योंकि बाकी सभी बच्चों ने जो न्यूमेरिकल एक आध आपको नहीं आए वो बाकी सभी ने कर रखे हैं, इसलिए आप मेरे से डिस्कस कर लें, ठीक है। चलिए देखिए शुरू करते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। जो आपने सुना होगा ना कि एक बबल है, एयर बबल है, वो किसके अंदर है, गिलास के अंदर है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, कन्वेक्स की तरह या कनकेव की तरह। दिखता तो कन्वेक्स है लेकिन बिहेव करेगा कनकेव की तरह, है ना। ऐसे ही अगर मैं क्या करूँ, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेंस, यानी 1.5 है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और किसी ऐसे मटेरियल के अंदर उसको रख देता हूँ जिसका भी 1.5 हो, तो वो क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, वो आपका
एक लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो केवल और केवल एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल बन जाएगा। ठीक है, पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे लेंस है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के जो केसेज हैं वो इसी से सोल्व होंगे। बहुत अच्छा आर्टिकल है। चलिए शुरू करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो सबसे पहले न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन वो नहीं बदलते, तो एक बच्चे की प्रॉब्लम थी इसलिए मैं इसको डिस्कस भी कर देता हूँ, और आपकी बुक के हिसाब से शायद ये गिवन भी मिलेगा, आप बुक में देखोगे तब। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ऑल डिस्टेंस, सबसे पहला ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। लेंस में कहाँ से मेजर किए जाएंगे? ऑप्टिकल सेंटर। ये कहाँ होता है? ऐसे ऐसे है ना। इस ये जो है डायामीटर के अलोंग जो लेंथ है इसकी, उसका हाफ कर दो बिल्कुल, जो ये पॉइंट है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। कहाँ से मेजर करने हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरा, डिस्टेंस इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे अगर इधर से आ रही है तो इस डायरेक्शन में, यानी लेंस के इस साइड में सारे पॉजिटिव आएंगे, इस साइड में सारे नेगेटिव आएंगे। क्लियर ना? डिस्टेंस इज मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव एंड अपोजिट आर नेगेटिव। थर्ड, डिस्टेंस अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव एंड डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव। ठीक है, बाकी यही है, यू किसको बोलेंगे, वी किसको बोलेंगे, आर किसको बोलेंगे, वो सब कुछ फिक्स है, एफ किसको बोल लेंगे। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें कि जो हम लेंस मेकर फॉर्मूला के आर्टिकल करेंगे, यहाँ पे भी लेंस मेकर फॉर्मूला के कई आर्टिकल्स आप बना सकते हो, रियल, वर्चुअल, कनकेव, कन्वेक्स ऐसे करके, लेकिन ज़्यादा ना करके इमेज फॉर्मेशन अगर आप सीख लेते हो तो इजीली ये डेरिवेशन भी आप कर दोगे। तो कन्वेक्स और कनकेव के केस में इमेज फॉर्मेशन आप सभी एक बार याद जरूर कर लेना। नहीं, टास्क है आपके लिए कि केवल टेबल बनाना, डायग्राम मत बनाना, लेकिन एक बार देख के बनाना है। डायग्राम देख के फिर टेबल बनानी है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे, कहाँ पे इमेज बनेगी, कैसे बनेगी। ठीक है, ये टेबल बना के मेरे से शेयर करनी है, और साथ में जो आज किया है ये अपने फेयर में करके शेयर करना है। और अप्रोक्सीमेटली अपनी क्लास से, यानी 12th ए सेक्शन से तो आया है 39 स्टूडेंट्स के कल जो और टास्क था वो, यानी कितने बच गए? शायद 6 और 7 स्टूडेंट्स और बच गए हैं। तो उन्होंने मेरे से प्रॉब्लम बता दी है कि ये प्रॉब्लम थी, हम आज की डेट में शेयर कर देंगे। और बी सेक्शन से जो अपना बी सेक्शन है 12th बी, उससे आया है 9 स्टूडेंट्स का, तो वहाँ पे शायद 23 हैं, तो वहाँ पे संख्या कम है, तो वो मैं ड्यूटी लगा दी है। तो सर फ़ोन कर रहे हैं कि किसने, मैंने उनके पास लिस्ट सेंड कर दी थी कल, वो आज फ़ोन करके पूछेंगे कि किस बच्चे ने शेयर किया, किसने, मतलब किसने किया, वो तो मैंने बता दिया, नहीं किया वो उनके पास कॉल करेंगे कि क्यों नहीं किया, तो क्या दिक्कत है, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वो हो जाएगा, आज पता चल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कि लेंस मेकर फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ किसके लिए? कन्वेक्स लेंस के लिए, रियल इमेज, कन्वेक्स लेंस रियल इमेज, ये केस है। लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस एंड केस इज रियल इमेज, फॉर द रियल इमेज। क्लियर। चलिए सबसे पहले जब कोई भी आर्टिकल करते हो, तो मैंने बताया है फिजिक्स में कोई भी आर्टिकल का प्रूफ अगर करोगे तो उस आर्टिकल में 1 या 2 या 3 4 जो भी है अजम्पशन जरूर मिलेगी। फिजिक्स में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जिसमें कोई अजम्पशन ना हो। तो इस आर्टिकल के अजम्पशन क्या रहेंगे? इनमें जो लेंस मेकर फॉर्मूला है इनके डेरिवेशन के लिए अजम्पशन क्या रहेंगे? सबसे पहले जो लेंस लेंगे वो थिन रहेगा, अपर्चर स्मॉल रहेगी, फिक्स है, अपर्चर स्मॉल, लेंस इज थिन। उसके बाद अगली अजम्पशन क्या रहेगी? इसमें जो एंगल रहेंगे, एंगल ऑल द रेज मे बी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे makes very small angle with the principal axis and also small angle with a normal drawn on the surface of the lens। लेंस के सरफेस पे कहीं पे भी नॉर्मल डाल लेंगे तो उसके साथ भी एंगल्स क्या मिलेंगे? स्मॉल मिलेंगे, यानी आई और आर भी क्या मिलेंगे? स्मॉल मिलेंगे। समझ गए ना? लेंस के सरफेस के ऊपर नॉर्मल डाल लोगे तो उसके साथ एंगल स्मॉल होना, यानी नॉर्मल के साथ जो एंगल या तो इंसिडेंट रे बनाएगी या रिफ्लेक्टेड या इमर्जेंट, तो आई आर एंड
ई इमरजेंट एंगल, ये सारे क्या रहेंगे आपके स्मॉल रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस इन केस ऑफ रियल इमेज। तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे कि डबल कन्वेक्स लेंस, लेकिन यहीं पे डबल बोल रहा हूँ मैं, केवल कन्वेक्स ही बोल लूँगा। मैंने बताया था जिस दिन शुरुआत की उस दिन। बिना पेंसिल से कोई डायग्राम नहीं बनाएगा, ऑप्टिक्स का कोई भी डायग्राम बिना पेंसिल से नहीं बनाना है। पेंसिल से बनाना है, अच्छे डायग्राम बनाने हैं। जितने अच्छे डायग्राम बनाओगे पढ़ने में उतना ही अच्छा इंटरेस्ट आपका होगा। देखोगे आप जब नोटबुक को तो आपका भी मन करेगा पढ़ने का। डायग्राम अच्छे नहीं है तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता फिर तो, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट सरफेस है और ये आपका सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। क्लियर, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस और सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। चलिए अब देखिए, सपोज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, नहीं ओ तो ऑप्टिकल सेंटर होता है ना, या नाम देना जरूरी है या नहीं ऑप्टिकल सेंटर, चलो नहीं देते नाम, कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, यहाँ से एक रे इंसिडेंट होगी यहाँ पे, थोड़ा नीचे करता हूँ ताकि आपको डबल रिफ्रैक्शन अच्छे से दिखे। एक रे इंसिडेंट की मैंने यहाँ पे, तो ये फर्स्ट सरफेस है। फर्स्ट सरफेस का नॉर्मल इधर जाएगा, नॉर्मल किधर जाएगा, इस साइड में जाएगा। तो ये लो भाई नॉर्मल ड्रॉ करना है यहाँ से क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ। थोड़ा दूर कर देता हूँ क्योंकि एक इमेज और बनानी है। ये लो जी, ये है C1, किसके लिए है ये, फर्स्ट सरफेस के लिए। इसको क्या नाम दिया, C1। ये क्या है आपका नॉर्मल, तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपकी क्या होगी, इंसिडेंट रे। क्लियर। अब देखिए रेज आ रही है रेयर टू डेंसर मीडियम। सपोज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम इज μ1 एंड ऑफ डेंसर मीडियम इज μ2 एंड μ1 इज लेस देन μ2। ये हमारी कंसिडरेशन है, ठीक है। अब देखिए जब व्हेन रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ये हल्की सी नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अब देखिए मान लीजिए सेकंड सरफेस था नहीं तो क्या होना था, ये रे एज इट इज आगे की तरफ चली जानी थी। ये रे बिल्कुल ऐसे 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 यहाँ चली जानी थी और यहाँ पे इमेज बन जाती। पहली इमेज I1, फर्स्ट इमेज बनी, इसको नाम दिया I1। डिस्टेंस कहाँ से मेजर करने हैं, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गया आपका U, यहाँ से और यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हो गया है V1। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया है V1। नाउ ये जो रे है इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, रेयर टू डेंसर मीडियम। क्या लगेगा, रेयर टू डेंसर मीडियम। पहले फॉर्मूला लिखिए, वी नो दैट रिफ्रैक्शन फ्रो रेयर टू डेंसर मीडियम μ2 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। नाउ चेंज द वैल्यूज, v1 is replaced by v1, u is replaced by u एंड r ही रखना है। r भी कौन सा लेना है, अब यहाँ पे आपको R1 लेना पड़ेगा या R2 लेना पड़ेगा। फर्स्ट सरफेस के लिए R1 लेना पड़ेगा। ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो है ये क्या रहेगा R1, तो ये आपको क्या लेना पड़ेगा R1। ये किससे रिप्लेस करना है, R1। रिप्लेस करने के बाद आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा उसको यहाँ पे नोट कर देना है। तो क्या बनेगा ना, हटा दूँ इसको, डायरेक्ट हटा ही देता हूँ यहीं से, यहीं पे इसी को बना देता हूँ मैं, इसको R1 और इसको V1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका काम खत्म। बट इन एक्चुअल ऐसा तो हुआ नहीं ना, ऐसा तो हुआ नहीं। अब वही केस बन गया जो किया था पहले, किया था वही केस बन गया कि अगर आप ये मान के चलो कि आपको ये नहीं पता कि ये रे इस सरफेस पे रिफ्रैक्ट हुई है, तो आपको क्या लगता है कि ये रे कहाँ से आई है, वहाँ से आई है, चल के ऐसे आई है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं पता होता ना। तो अब ये जो है ना, जो इमेज बनी है ये V1 ये क्या बन गया, यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस। हाँ सेकंड सरफेस फॉर सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस के लिए क्या बन गया, ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया है। सेकंड सरफेस के लिए क्या बन गया है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर। अच्छा जी,
उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल डाल लूँ तो कहाँ डलेगा, ये बन गया। इसको नाम n1 दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ n2, तो ये क्या होगा आपका C2, इसका नॉर्मल है ना। और ये क्या रहेगा आपका, ये डिस्टेंस क्या रहेगा आपका R2, ये डिस्टेंस क्या रहेगा R2। क्लियर। अब देखिए व्हेन ए रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये उधर जा रही है और किधर आ जानी थी, किधर आ जानी थी, ये रे उधर जा रही है तो किधर होनी थी, ये बैंड हो जानी थी, ठीक है, इधर है ना। तो आपकी सपोज इमेज कहीं यहाँ बन जाती है, यहाँ पे क्या बन जाती है आपकी इमेज बन जाती है ऐसे, ये बनती है आपकी रियल इमेज। तो ये जो डिस्टेंस है इसको नाम दे देंगे v, इसको क्या नाम दे देंगे v नाम दे देंगे। तो अब देखिए अपने पास क्या क्या वैल्यू बदल गई, क्या क्या वैल्यू बदल गई। तो अब देखिए आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, साइन कन्वेंशन अब यूज मत कर देना दोबारा, एज इट इज रखने, सीधा आपका फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, डेंसर टू रेयर क्या होता है, μ1 अपॉन में v माइनस μ2 अपॉन में u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में r, ये होता है फॉर्मूला। क्या करूँ, क्या करूँ, चेंज करूँ, v की जगह पे क्या है v है, u की जगह पे क्या है v1 है, r की जगह पे क्या है r2 है, ये अपने पास फॉर्मूला बनेगा। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलो एक चीज़ और मैं आपको और मैं कॉमन कर देता हूँ, ये कह रहा है कि आपको कहीं ना कहीं μ2 माइनस μ1 कॉमन लेना पड़ता है, ये याद रखना पड़ता है, चाहे आप बाद में कर लेना, चलो बाद में कर देंगे, पहले इनको ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करने पे जो रिजल्ट मिलेगा वो लिखते हैं। तो क्या आएगा, μ2 अपॉन में v1 माइनस μ1 अपॉन में u प्लस μ1 अपॉन में v माइनस μ2 अपॉन में v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन में r2। ये रिजल्ट मेरे पास आया है, रिजल्ट मेरे पास ये आ गया, दोनों को जब ऐड किया तब। चलिए उसके बाद देखिए कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे तो कैंसिल तो कुछ भी शायद नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे देखो कुछ, यहाँ पे मेरे को गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे क्या आना चाहिए v1, ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल है v1, तो ये आपका कहाँ यूज़ किया होगा, μ1 अपॉन में v यहाँ यूज़ किया। हाँ ये टर्म कैंसिल होगी, अगर कैंसिल नहीं हुआ तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये बच गया आपके पास, ये बच गया। अगर मैं यहाँ से μ1 कॉमन ले लूँ तो अंदर बच गया 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं माइनस ले लेता हूँ, अगर ये माइनस लूँगा तो ये भी बन जाएगा μ2 माइनस μ1, ये भी बन जाएगा μ2 माइनस μ1। देखो μ2 माइनस μ1 क्यों ले रहा हूँ कि जर्नली आपका μ2 ज़्यादा मिलता है और μ1 कम, इसलिए मैंने इसको कॉमन लेने की कोशिश की है। तो ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 कॉमन लिया तो अंदर बच गया 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, अंदर क्या बच गया 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। और इसको क्या लिख सकते हो, इस μ1 को इधर लेके आ सकते हो, तो क्या बचेगा। अब देखिए हमें पता है 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, दैट इज़ द लेंस फॉर्मूला, पढ़ा था ना 10th क्लास में, वो भी आएगा, डेरिवेशन भी आएगा। तो उसी का यूज़ करके मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन f, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन f इज इक्वल टू, ये u1 जाएगा इधर तो इधर हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन में μ1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, दैट इज़ द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसी को बोलते हैं
लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये रियल केस है लेंस मेकर्स फॉर्मूला का, ये क्या है, रियल केस है लेंस मेकर्स फॉर्मूला का। इफ़ μ1 इज इक्वल टू 1, ये केस है इसका, स्पेशल केस, अगर μ1 की वैल्यू 1 हो जाए तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला μ2 -1 इंटू 1/R1 - 1/R2। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो μ2 को क्या लिख सकते हो, म्यू लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, म्यू कर सकते हो। तो ये भी आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला के लिए इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन रियल इक्वेशन ये है जो हर जगह पे यूज़ हो सकती है, ये केवल और केवल कहाँ यूज़ होगी, जहाँ पे फर्स्ट मीडियम एयर हो वहीं पे यूज़ हो सकता है ये फॉर्मूला, लेकिन ये हर जगह पे यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो मेन इक्वेशन ये रहेगी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए आपको ये याद रखनी क्या है, 1/f इज इक्वल टू μ2 - μ1/μ1 इंटू 1/R1 - 1/R2, दैट इज़ द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्लियर, यहाँ तक सभी अपनी फेयर नोटबुक को कंप्लीट करके मेरे से चेक करवा लें। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।